हेलो, गुड नून एवरीवन। हम लोग UPSSC VPO से संबंधित यूनिट 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज था उससे संबंधित सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने कर लिया था, हेडिंग अपनी पूरी कर ली थी, पंचायती राज से संबंधित समितियाँ एवं अनुच्छेद। अब हमें पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जो कि हम कर चुके थे, लेकिन आज फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं आगे। आप लोगों को पता ही है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, हमारे संवैधानिक उपबंध घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक शामिल किया गया। और ये अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं, ये महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इन्हें याद रखेंगे एक करके। पहला अनुच्छेद है 243 243। इसमें परिभाषाएं बताई गई हैं पंचायती राज्यों का, पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये बताया गया है, परिभाषाएं बताई गई हैं कि किस प्रकार से पंचायतों का जो है क्रियान्वयन होगा। दूसरा है 243 ए, ये है ग्राम सभा। इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। फिर है आपका 243 बी, इसमें पंचायतों का सृजन कैसे होगा, किस प्रकार से पंचायतें सृजित की जाएंगी, बनाई जाएंगी, ये सब बताया गया है। फॉर्मेशन यानी कि कह सकते हो आप। इसके बाद है 243 सी, जिसमें पंचायतों की संरचना, सदस्य, अध्यक्ष आदि के बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर कैसा होगा पंचायतों का, सदस्य कैसे होंगे, अध्यक्ष कैसा होगा, ये सब। 243 डी में सीटों का आरक्षण है। आरक्षण का मतलब समझ रहे हैं, SC ST और जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण, जैसे आपको पता ही है महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए लोकल लेवल पे। इसके बाद आपका आता है 243 ए, इसके अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि, कार्यकाल टाइम पीरियड यानी कि पंचायतों का कार्यकाल कैसा होगा, 5 साल का होगा। और इसके पहले अगर विघटित होती हैं पंचायतें तो क्या किया जाएगा, कैसे क्या, ये सब आपका इसके अंतर्गत आएगा। फिर है 243 एफ, इसमें सदस्यता से अयोग्यता की शर्तें, स्थितियाँ, ये सब बताया गया है। जी में आपका राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी जा सकने वाली पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, यानी जी में आपका राज्य जो स्टेट होते हैं, जो यूटी होते हैं, उनके द्वारा दी जा सकने वाली पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व, मतलब क्या शक्तियाँ हैं, क्या प्राधिकार है और क्या जो है उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब। इसके बाद आपका 243H 243H, इसमें पंचायतों की करारोपण की शक्ति, करारोपण मतलब टैक्स लगाने की, कहाँ कैसे टैक्स लगाने की शक्ति पंचायतों को दी गई है, गांव स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर। इसके बाद है 243I, इसमें वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो आई फॉर इनकम, इससे कर सकते हैं रिलेट इसको। 243I, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अब आते हैं अगले पे 243J, इसमें पंचायतों संबंधी लेखा का अंकेक्षण, लेखा का अंकेक्षण, पंचायतों संबंधी लेखा का अंकेक्षण यानी लेखा जो भी होंगे उनके लेखा का मतलब यहाँ पर रिपोर्ट से आएगा, वो सब चीज़ें से बताई गई हैं, रिपोर्ट्स कैसे क्या होगा, कैसे दी जाएंगी, कौन देगा। 243K में है पंचायतों का निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन, तो पंचायतों में निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचित कैसे किए जाएंगे, इलेक्ट कैसे किए जाएंगे, ये 43 के अंतर्गत है। इलेक्शन से के कोई कर सकते हैं रिलेट। 243L में संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, L में संघीय क्षेत्र पर, संघीय क्षेत्र मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरीज हैं जो, तो दिल्ली में तो है नहीं पंचायती राज, इसके अलावा जितने भी यूटी हैं सब में पंचायती राज व्यवस्था है। तो वहाँ पर किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी, ये आपका 243L में है। इसके बाद है अगला आपका M, कतिपय मामलों में इस प्रकार का लागू नहीं होना, यानी कहाँ कहाँ पर ये लागू नहीं होगा। जैसे कि 3 स्टेट थे, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तो वहाँ पर ये लागू नहीं थे, वहाँ जनजातीय पंचायत थी। तो ये सब 243M के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं अगले पे 243N, N पे आपका है पहले से विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का जारी रखना। देखिए होता क्या है, कहीं कहीं पर पहले से पंचायती राज संस्थाएं चली आ रही हैं, बहुत पहले से, जैसे बंगाल में है ना, चौकीदार अधिनियम पहले से चली आ रही, परंपरागत व्यवस्था पर लागू किया गया था। और इसके अलावा भी कई स्टेट में बहुत पुराने समय से पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है, तो वहाँ पर उसको पूरी तरह से बदला नहीं गया, बल्कि उसी में कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो ये आपका बताया जाएगा 243N के अंतर्गत। अब आते हैं लास्ट O, 243O, पंचायतों के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है,
तो पंचायत के जो भी चुनावी मामले होंगे उन पर न्यायालय बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर ये 243 में बताया गया है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये हो गया कुल मिलाकर के आपके पूरे के पूरे एक बार अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आते हैं आगे। पंचायती राज से संबंधित समितियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो समितियाँ का मतलब पंचायती राज से संबंधित समितियाँ मतलब कौन कौन सी समितियाँ थीं जो है जिन्होंने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था लानी है, किस प्रकार से लागू करनी है। तो ये शुरुआत से देखेंगे हम। पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो पंचायती राज संबंधित समिति है वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1957। और यहाँ से क्वेश्चन बनना बिल्कुल ही जो है तय है, हर हाल में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाई थी इंडियन गवर्नमेंट 1952 में। ये ग्रामीण स्तर पर पहला कार्यक्रम था, बताया था मैंने आपको। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया 1952 में। अब ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये सही प्रकार से चल नहीं सका था। इसके बाद मतलब ग्रामीण स्तर पर लोकल लेवल पे ये काम नहीं कर पाया क्योंकि इसमें लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम शुरू किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953। तो ये दोनों प्रोग्राम जो थे ये फेल रहे पूरी तरह से। तो इन कार्यों ये फेल क्यों रहे ये सब पता करने के लिए गवर्नमेंट ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। तो बलवंत राय मेहता के नाम पर ही समिति का भी नाम रखा गया है। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो कब सौंपी है अपनी रिपोर्ट तो बताएंगे। 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है इन्होंने, ठीक है। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें मेनली बताया गया क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति थी मुख्य रूप से जोर दिया था इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे। ये जो वर्ड है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं। समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं। देखते हैं क्या क्या सिफारिशें इसके अलावा इन्होंने करी हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे जोर दिया है। इसके अलावा नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या मतलब है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर होगी। ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति या प्रखंड पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत। तीनों स्तरों पर जो है वो आपका होगा। आगे देखते हैं। दूसरा है तो पहला हो गया हमारा, पहला था आपका ये पहला था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। दूसरा है ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। ये निर्वाचन बता दिया इन्होंने। ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। पंचायत के जो सदस्य होंगे वो जो है निर्वाचित होंगे, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। योजना और विकास का पंचायत को सुपुर्द किया जाना। मतलब योजना और विकास कार्य जो होंगे वो टोटली डिपेंड्स ऑन उस गांव के पंचायत पे, कोई और उस पे बिल्कुल भी बाह्य प्रेशर दबाव जैसे हम कहते हैं वो सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर टोटली पंचायत पर निर्भर करेगा कि वो क्या विकास कार्य बना रही है, क्या योजनाएं और कैसे लागू कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पंचायत बना सकती है, अधिकार दिए गए हैं पंचायत। इसके अलावा जो ऊपर की समितियाँ जैसे ब्लॉक लेवल पे जो होती है या जिला स्तर पे होती है उन्हें अधिकार होता है कि वो उसको निरीक्षण कर सकें, लेकिन पंचायतों को अधिकार दिया गया। इसके बाद आते हैं आगे। योजना और विकास का पंचायतों को सुपुर्द किया जाना, ये हो ही गया। इसके बाद है अन्य निकायों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाने चाहिए और जो दूसरे निकाय हैं उन्हें भी पर्याप्त संसाधन दिए जाएंगे जिससे कि वो सही प्रकार से योजना को लागू कर सकें। पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण को साकार करने के लिए उचित प्रणाली लागू की जानी चाहिए। पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण को साकार करने के लिए उचित प्रणाली
वही है बात, फिर से रिपीट किया गया है। जैसे कि बताया मैंने, शक्तियों का हस्तांतरण उचित प्रकार से करेंगे। शक्तियों का जो हस्तांतरण है वो उचित प्रकार से होना चाहिए पंचायत के अंदर, जिससे कि प्रणाली सही प्रकार से लागू हो सके। तो ये पहली समिति थी। इसकी जो मेन सिफारिशें हैं वो 5 ही हैं। बलवंत राय मेहता समिति, मुख्य रूप से इनकी जो इन्होंने जोर दिया था वो दिया था निर्वाचित सदस्य हों और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो। इसके बाद आते हैं आगे हम, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति है वो है अशोक मेहता समिति, जो कि जिसकी सिफारिशें जो है की गई 1977 में। ठीक है, अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में, अब यहाँ पर सरकार चेंज हो गई थी 1977 में, तो जनता पार्टी की सरकार ही थोड़े समय के लिए बिल्कुल। तो इसने क्या किया कि जो बलवंत राय मेहता समिति थे उनके चीज़ों को हटाकर दूसरी समिति लेकर के आए कि भाई हम अलग प्रकार से लागू करेंगे चीज़ें। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। अब देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं इस लाइन को हाईलाइट कर देती हूँ कि ये कब आया है और जो है क्या इन्होंने सिफारिशें दी हैं। तो 1957 में आया है और 78 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो क्या किया इन्होंने, देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें दी। 132 सिफारिशें दी हैं इन्होंने, 132 सिफारिशें दी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। 132 सिफारिशें दी हैं इन्होंने। तो अब देखते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या मुख्य पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने। पहला है आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब अशोक मेहता समिति जो कि आ रही है आपकी 20 साल बाद 77 में, उनके द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये मुख्य बिंदु है, क्योंकि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार अवधारणा इन्होंने ही दी। इसके बाद पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका, तो पहला क्या था, पहला है आपका द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, यानी त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पॉइंट नंबर 2 है विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होना चाहिए। अब विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होना चाहिए। जिले के जो है मतलब जिला मजबूत होगा, शक्तियाँ ज़्यादा होंगी जिले के पास, इस पे जोर दिया इन्होंने। जिला परिषद को कार्यकारिणी संस्था और पंचायती राज की मौलिक इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। वही बात है कि जिले को कार्यकारिणी संस्था, पंचायती राज की मौलिक इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक रूप से भागीदारी करें। तो राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक रूप से भागीदारी करें। अगला पॉइंट हो गया ये, पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्तियां अनिवार्य रूप से, कराधान तो भी बता दिया था, उन्होंने भी बताया था, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है उन्हें मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, जो कि बलवंत राय मेहता समिति से अलग है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हाईलाइट। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर जो है वो आपका द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। फिर है विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला। फिर अगला है जिले की कार्यकारिणी संस्था और पंचायती राज की मौलिक इकाई के रूप में विकसित। तो ये तो वही चीज़ हो गई कि जिला परिषद को कार्यकारिणी इकाई के रूप में और मौलिक इकाई के रूप में विकसित। अब अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण वो ये है कि राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक रूप से भागीदार करें। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चुनाव है, जो ग्राम लेवल पे पंचायत बननी है, उसमें राजनीतिक पार्टियां ही भागीदार करें। ये थोड़ा सा अलग चीज़ बता दी इन्होंने, है ना।
पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्तियाँ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कराधान की शक्तियाँ उन्होंने भी बताया था। नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए, ये थोड़ा सा न्यू पॉइंट है। नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए। फिर अगला है, यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग किया जाता है तो निर्वाचन 6 महीने के भीतर, ये चीज़ बता दी, देखिए है ना, ये अभी तक बताया नहीं था। नियमित बता तो दिया था कि मतलब कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये होगा, लेकिन ये इन्होंने नई चीज़ बता दी यहाँ पर कि अगर भंग किया जाता है तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, ये बता दिया इन्होंने। चलिए आगे देख लेते हैं। हर राज्य में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए, ये भी नई बात है। एक हर राज्य में एक पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। ST ST के आरक्षण, तो आरक्षण वहाँ बताया गया था, लेकिन इन्होंने जो है ओपनली बता दिया कि ST SC को आरक्षण होगा और ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई बातें कुछ। अब एक बार देख लेते हैं फिर से इसको, जो चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं। तो आई कब है ये समिति, अशोक मेहता समिति आपकी, ये आई है 1977 में। और रिपोर्ट कब सौंपी है इसने, ये सौंपी है 1978 में। और मुख्य बिंदु इन्होंने क्या किया, इन्होंने 132 सिफारिशें दी। और पहला बिंदु क्या था, त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। जिला प्रथम बिंदु होना चाहिए विकेंद्रीकरण का। जिला परिषद को कार्यकारी संस्था और पंचायती राज की मौलिक इकाई बनानी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक रूप से भागीदारी करेंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लग रहा है। और निर्वाचन 6 महीने के भीतर हो जाए, अगर भंग किया जाता है तो ये भी महत्वपूर्ण है। पंचायत राज मंत्री की नियुक्ति और SC ST के आरक्षण। इस प्रकार से हमने ये अपना अशोक मेहता समिति कंप्लीट किया। अब आते हैं अगले पर। तो अगला है जो महत्वपूर्ण समिति, वो है हनुमंतराव समिति। इन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं था, इसके बारे में थोड़ा सा ही महत्वपूर्ण है। ये समिति आई थी मुख्य रूप से 1983 में। तो पहली जो आई वो 20 साल बाद आई, 57 के बाद 77 में। अब आ रही है आपकी 5 साल बाद, 6 साल बाद, 5वें मतलब 6वें साल आ गई। 77 में आई थी आपकी अशोक मेहता समिति, और हनुमंतराव समिति आ गई आपकी 1983 में। तो इन्होंने क्या बताया, मेनली इन्होंने बताया मुख्य रूप से समिति ने जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन हर जिले के लिए अलग जिला योजना निकायों के सृजन की सिफारिश की। मतलब जो जिला कलेक्टर या DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या मंत्री होता है, उसके अधीन हर जिले में जिला योजना निकाय, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति ने एक अलग जिला योजना निकाय के सृजन की सिफारिश की। तो देख लेते हैं किस समिति ने की है। ये की है आपकी हनुमंतराव समिति 83 ने। अब आते हैं आगे। GV राव समिति 1985, 2 साल बाद आती है GV राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग 1985 में GV राव समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है। इस समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज्य से विच्छेदित हो गई है और विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और परिणामस्वरूप इससे बिना जड़ की घास कहा गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बार मैं इसे और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा अलग इन्होंने बताया है कुछ, इसलिए। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा, यानी ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आया था एक, तो उसकी समीक्षा करने के लिए GV राव समिति बनी थी, ठीक है। तो इस समिति ने क्या किया है, तो ये आ सकता है प्रश्न कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो GV राव समिति का गठन किया गया 1985 में। इसके बाद क्या है कि आयोग द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज्य से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। एक बार फिर से समिति ने क्या कहा कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो दफ्तरशाही युक्त हो गई है, ठीक है।
मतलब दफ्तरशाही का मतलब समझ रहे हैं? दफ्तरशाही का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका चलता है, जो लोकल जनता है, जो हमारे लोग हैं लोकल के, उनकी जो है बातें नहीं सुनी जाती हैं सही लेवल पे। ऑफिशियल्स की बातें ज़्यादा जो है सुनी जाती हैं। तो इन्होंने कह दिया कि जो विकास प्रक्रिया है वो दफ्तरशाही हो गई है। ठीक है, विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण, यानी लोकतांत्रिकरण है जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकतांत्रिकरण, लेकिन जो हमें उद्देश्य प्राप्त हो रहा है वो उसके विपरीत प्राप्त हो रहा है, नौकरशाहीकरण, यानी ऑफिशियल्स का राज आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कमज़ोर हो गई है। ये निष्कर्ष निकाला GV राव समिति ने कि ऑफिशियल्स का चल रहा है, कॉमन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, नौकरशाही की ओर बढ़ रही है व्यवस्था। इसलिए इन्होंने कहा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम दिया पंचायती राज संस्थाओं को, और वो ये था कि पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप ये बिना जड़ की घास कहा इन्होंने इसको, बिना जड़ की घास। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा। तो देख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं हाइलाइटर का। बिना जड़ की घास कहा गया। ठीक, तो GV राव समिति ने बिना जड़ की घास कहा। क्यों कहा ये आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। आगे देखते हैं। अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो कुछ पॉइंट्स बताए हैं, देख लेते हैं उन पॉइंट्स को। जो पॉइंट नंबर 1 बताया है इन्होंने, वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जिला परिषद को इकाई बनाना चाहिए। तो जिला परिषद को इकाई बनाने के लिए हमारी अशोक मेहता समिति ने भी कहा था, तो ये दोनों में सेम हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जिला परिषद को इकाई बनाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, यानी कि उससे अलग है ये अशोक मेहता समिति से, और बलवंत राय मेहता समिति की जैसा सिमिलर है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिले और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। जिले और निचले स्तर पर, यानी जिला लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, और जो उससे लोअर लेवल होगा यानी कि प्रखंड स्तर या ब्लॉक समिति पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, यानी ग्राम लेवल को नहीं बताया, जिला और प्रखंड लेवल को कहा कि ये महत्वपूर्ण है, ये निगरानी के कार्य के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए। ये थोड़ा सा अलग बताया। जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजित किया जाए। अब ये इन्होंने नया बता दिया, जिला विकास आयुक्त, जो किसी ने अभी तक नहीं बताया था। जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजित किया जाए। जिला विकास आयुक्त जिला स्तर पर विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। तो इसमें जो अलग बताया है वो क्या बताया है, मेरे हिसाब से इन्होंने केवल यही अलग बताया है। पॉइंट नंबर 3 है जो हमारा, कि जिले और निचले स्तर को पंचायती राज संस्थाओं की योजना और क्रियान्वयन। तो इन्हें मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक, तो मैं कर देती हूँ हाईलाइट इसे। पहला जो मुझे लग रहा है वो यहाँ से है, ये वाला पॉइंट। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जिला विकास आयुक्त, जो कि पहली बार एक नई चीज़ देखने को मिल रही है अभी तक हमें, ये बताई इन्होंने। आगे देखते हैं। और नियमित चुनाव के बारे में तो सबने बताया है, इन्होंने भी नियमित चुनाव के बारे में बता दिया है। आगे देखते हैं हम। अगली समिति जो हमारी है महत्वपूर्ण, वो है LM सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति हम इसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LM सिंघवी समिति। तो ये आई थी 1986 में, जस्ट 1 ईयर लेटर। 1985 में आपकी ये GV राव समिति आई, फिर 1986 में आपकी LM सिंघवी समिति आ गई। ठीक, आगे देखते हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार एवं अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठबंधन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया।
तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, पता ही है आपको। तो इस समय उन्होंने क्या किया कि भैया पंचायती राज व्यवस्था जो चली आ रही है वो सही नहीं चल रही है, इसमें आपको करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा, एडवांसमेंट करना पड़ेगा, इसका पुनरुद्धार करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया जिसका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। और इस समिति ने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी जल्दी ही सौंप दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इन्होंने। तो ये पूछ ले हो सकता है कि किस डेट को, है ना, उस डेट को सौंपी, तो किस डेट को सौंपी हम कर लेते हैं हाईलाइट। LM सिंघवी समिति ने, ठीक है, ये आपका हो गया। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात और एग्ज़ाम में आ सकती है वो वाली बात है, वो है आपका, इन्होंने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा भी की। तो मैं इसे कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पर इन्होंने इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। ये बात, संवैधानिक दर्जा पहली बार LM सिंघवी ने करी, बात ये याद रखेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में इस समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं, पॉइंट वाइज लिखी गई हैं यहाँ पर। नंबर 1 है जो समझेंगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, ग्रामों के एक समूह के लिए, तो वो तो पॉइंट महत्वपूर्ण है ही, है ना, हमने हाईलाइट कर दिया पहले कि संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रामों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि ग्रामों के समूह के लिए, अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो गांव था उसी गांव पे बना दिया जाएगा, है ना। अब ग्रामों के समूह के लिए पंचायतें आएगी, ये इन्होंने एक नई बात कह दी। तो देख लेते हैं, पहला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, फिर दूसरा है ग्रामों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जाएं। न्याय पंचायतें का कॉन्सेप्ट आया ग्रामों के समूह के लिए। फिर आपका अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र के रूप में ग्राम सभा को रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर नया है, हमने अभी पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा हमने, GV राव समिति पढ़ी ना, और हमने पढ़ा आपका अशोक मेहता समिति। उन दोनों में ये बताया गया है कि जो विकेंद्रीकरण का केंद्र बिंदु होगा वो जिला होगा। लेकिन जो हमारी ये समिति आई है, ये अभी जो समिति आई अभी हमारी, ये LM सिंघवी समिति 1986, उसमें इन्होंने कह दिया साफ साफ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र के रूप में ग्राम सभा को रखना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र में ग्राम सभा को रखा गया है। तो इस लाइन को मैं करना चाहूँगी हाईलाइट। न्याय पंचायतों वाला भी महत्वपूर्ण है, खैर सब महत्वपूर्ण है। अगला, ग्राम पंचायतों को अधिक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, ये नॉर्मल बात है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक न्यायिक मामलों का निपटारा, अब यहाँ पर न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ये लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, ये नया है थोड़ा सा, बस। एक बार इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मान्यता मिलनी चाहिए, ग्रामों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र के रूप में ग्राम सभा को रखा जाना चाहिए, ग्राम पंचायतों को अधिक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, पंचायत राज संस्थाओं के संबंधित न्यायिक मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। तो न्यायपालिका ग्राम स्तर पर पहली बार बात इन्होंने ही की। चलते हैं अगली समिति की तरफ, जो है हमारा थुंगन समिति। PK थुंगन समिति पूरा नाम है इसका। थुंगन समिति कहा गया है 1988 में ये समिति आई थी। संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति थी ये। संसद में बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है, तो संसद की सलाहकार समिति की उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे व्यवस्था की जांच करने के लिए। तो मतलब उद्देश्य ये नहीं था कि मतलब इन्हें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही काम करना है या कुछ ऐसा। मुख्य उद्देश्य था कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है
उसको सही करना है, उसमें क्या कमियां हैं उसको देखना है, जांच करनी है। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी सुझाव दिए थे, इसलिए इसमें इतना ही दिया गया है। क्या सुझाव दिए, कुछ खास नहीं है, इतना बस याद रखिए कि 1988 में समिति आई थी और ये संसद की सलाहकार समिति की उप समिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में आई है। और क्या मुख्य उद्देश्य था, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। अगला है गौडगिल समिति, गौडगिल। तो 1988 में वीएन गौडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति ने क्या किया, इस समिति के इस विचार प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था। और वीएन गौडगिल जो थे, उनका मुख्य रूप से उद्देश्य था क्या था, उनको इसलिए बनाया गया था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो और इफ़ेक्टिव कैसे बनेंगी और प्रभावी कैसे बनेंगी, किस प्रकार से हम शासन प्रशासन को चलाएं कि और प्रभावी हों और लोकल लेवल पे लोगों की समस्याओं को आसानी से समाधान किया जा सके। तो 1988 में आई थी ये। इसके बाद आगे आते हैं हरलाल सिंह खाड़ा समिति 1990। इस समिति ने पंचायत को सहायता अनुदान बढ़ाने की सिफारिश की थी। 1990 में हरलाल सिंह खाड़ा समिति आई थी। इसने क्या किया था, इसने पंचायत में सहायता अनुदान बढ़ाने की सिफारिश की थी। तो इतनी समितियां दी गई हैं यहाँ पर। एक बार मैं फिर से इन समितियों को बड़ा सा शॉर्ट में पढ़ देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी, पहली समिति थी ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार सेवा की जांच करने के लिए आई थी। मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए और संसाधन पर्याप्त मिलने चाहिए, शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए पंचायत को। फिर आई अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय बताया, 1977 में आई थी। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। 132 सिफारिशें की थी, सबसे अधिक इन्होंने, और कह दिया कि द्विस्तरीय संरचना लाइए, जिला को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु बना दीजिए और कार्यकारी संस्था जो होगी वो जिला परिषद होगी। राजनीतिक पार्टियां, मुख्य रूप से बताया इन्होंने, राजनीतिक पार्टियां भागीदारी करें, अपनी आधिकारिक भागीदार करें, चुनाव लड़ें। SC/ST के लिए आरक्षण और पंचायत राज मंत्री की नियुक्ति मुख्य बिंदु है। हनुमंतराव समिति आई 1983 में, जो कि जिला योजना निकायों के सृजन से संबंधित थी। कहा कि जिला योजना निकाय का सृजन किया जाए। फिर आई GV के राव समिति आपकी 1985 में। ये किस लिए आई थी, इन्होंने मुख्य रूप से कहा था कि जो नौकरशाही है वो बढ़ गई है और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, ऑफिशियल की बातें सुनी जा रही हैं। तो इसलिए इन्होंने कह दिया बिना जड़ की घास पंचायती राज व्यवस्था को। और जो मुख्य बातें बताई वो ये बताई इन्होंने कि विकेंद्रीकरण बताया सबकी तरह, त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई और निगरानी कार्यान्वयन के लिए पंचायत महत्वपूर्ण है ये बताया अलग बिंदु के रूप में। और जिला विकास आयुक्त पद का सृजन, ये जो है महत्वपूर्ण है, जिला विकास आयुक्त पद का सृजन किया जाए, ये बता दिया इन्होंने। इसके बाद है आगे देखेंगे 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसने क्या बताया, इन्होंने 27 नवंबर 1986 को प्रथम रिपोर्ट सौंपी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहली बार बताया LM सिंघवी जी ने। और क्या बताया, संवैधानिक दर्जा, न्याय पंचायतों की स्थापना सिंघवी समिति ने बताया, विकेंद्रीकरण बताया और इसके साथ ही न्यायाधिकरण के बारे में बताया कि न्यायाधिकरण की स्थापना भी होनी चाहिए। इसके बाद जो 3 समितियां हैं, थुंगन समिति, इनकी डेट बस याद रखिए 1988, थुंगन समिति, गौडगिल समिति 1988 और हरलाल सिंह खाड़ा 2 साल बाद 1990 में। ये समितियां हमने आज पढ़ ली। अब आते हैं आगे। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई होती है ना। ये आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे बड़ी आपकी जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति हो जाएगी और फिर आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है। जो ग्राम पंचायतें हैं तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में उन्हें वार्ड का क्या मतलब है, अब ग्राम पंचायतें होती हैं बड़ी, ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या है तो नहीं चुना, मान लीजिए चुनने में दिक्कतें हो रही है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे जनसंख्या के अनुसार। अब वो जनसंख्या कितनी है डिपेंड करता है,
तो मान लीजिए ज़्यादा अधिक जनसंख्या है तो 20 हो गया, कम जनसंख्या है तो 10 हो गई, मतलब मिनिमम 10 होंगे और अधिकतम जो है 20 वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाएगा जिसे पंच कहा जाएगा। पंच परमेश्वर सुने ही होंगे, तो ये पंच वही होते हैं जो वार्ड से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्य होते हैं, ये पंचायत सदस्य कहते हैं इनको। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो ग्राम का मुखिया होता है। तो पंच होंगे, यानी जब 10 या 20 वार्ड होंगे तो जितने वार्ड होंगे उतने ही पंच होंगे आपके, और वो पंच जो है सरपंच चुनेंगे अपना, जो कि मुखिया होगा। पंचायतों की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। तो पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये पॉइंट देखिए एक बार। अब मैं इसे एक बार इससे ऊपर वाला भी हाईलाइट कर देती हूँ, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब मैं से जो महत्वपूर्ण लगा उसे कर देती हूँ हाईलाइट। तो कम से कम 10, अधिक से अधिक 20 वार्ड में बांटा जाएगा, ठीक है। अब 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया, ये याद रखना है। 7वीं अनुसूची सबको याद रहेगा, लेकिन ये प्रविष्टि पूछ लिया तो फिर भूल जाएंगे। 7वीं अनुसूची राज्यों में जो है 7वीं अनुसूची का विषय है और राज्य सूची में रखा गया है, और 5वीं प्रविष्टि का विषय है पंचायत हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को ही, ऑब्वियसली जब राज्य सूची का है विषय तो राज्य को ही होगा, केंद्र सरकार को तो होगा नहीं, है ना। आगे देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 के घा यानी डी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये हमने पढ़ लिया था पहले। इस आरक्षण के पेन खोल लेती हूँ मैं, जिससे समझ में आएगा कि कहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस यहाँ पर है स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए काफ़ी 1/3, हाँ यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई। अगला पॉइंट, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर महिला स्वशासन की एक व्यवस्था है, ये पता है सबको। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। इस प्रकार त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों की अभिशासन संरचना है, ठीक है। त्रिस्तरीय जैविकीय संबंधों की अभिशासन संरचना, ये लाइन कठिन है थोड़ी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल सरल है कि त्रिस्तरीय होगी पंचायती राज व्यवस्था और सब लोग मिलजुल करके विकेंद्रीकरण के द्वारा इसको चलाया जाएगा। अगला है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, हाँ ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसे पेशा कहा जाता है। पंचायती राज शेड्यूल एक्ट होता है ये, पंचायती राज अधिनियम शेड्यूल एक्ट वाला। अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कहते हैं। पेशा होता है फुल फॉर्म, देखिए पेशा फुल फॉर्म बताती हूँ क्या होता है। तो जो पेशा होता है, पेशा कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। तो पी फॉर पंचायत, ई फॉर एक्सटेंशन शेड्यूल, और एस फॉर हो गया आपका शेड्यूल कास्ट और एक्ट हो गया, यानी पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल कास्ट, ऐसे करके इसका है कुछ, देख लीजिएगा। 1996 के अंतर्गत तो ये आया आपका, इसको करना पड़ेगा हमें हाईलाइट। अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण का प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि 1994 में हमें पता है कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो है अमेंडमेंट किया था अपने अधिनियम में, लेकिन ये 1994 वाला नहीं, ये 1996 है, ये केंद्रीय स्तर पर आया। इसके अंतर्गत ये बात कही गई, क्योंकि सभी जगह पर लागू हो गई पंचायतें, अब गवर्नमेंट को दिक्कत ये आ रही थी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र थे वहाँ पर के लोग जो है इस व्यवस्था को पूरी तरह से मान नहीं रहे थे। उनके कुछ अपने नियम लागू थे जो पहले से वो उनको मानते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नियम लेकर के आए जिसे पेशा कहते हैं, ठीक है।
तो इस पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट के तहत क्या किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा, लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती थी। यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो भी होगा इस प्रकार का कार्य, कोई लाइसेंस देना है, खनन करवाना है या भूमि का हस्तांतरण करना है, वहाँ पर जो पंचायत होगी उसकी अनुमति आवश्यक हो जाएगी। ठीक है, अगला आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा का चुना जाए द्वारा किया जाता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा चुना जाए, तो ये उसी प्रकार से है कि जो चुना जाएगा उससे किया जाएगा, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो अनुसूचित जाति का होगा। ठीक है, पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये जो चुना जाएगा, एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ मैं इसको। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम के सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाए द्वारा किया जाता है, उसी को अध्यक्ष बना देंगे। पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में से यह आम सहमति नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जाति की सबसे अधिक उम्रदराज महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें अभी आपके इतने सारे पॉइंट्स हैं। अभी आज इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पेशा को मैं कल विस्तार से पढ़ाती हूँ आपको, यहाँ से हम कल करेंगे बिकॉज क्लास भी हो चुकी है 40 मिनट्स की, तो पेशा करेंगे कल। चलिए ठीक है।